हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज से हम बॉटनी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सेल थ्योरी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट कर दें। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो है इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी। ठीक है, हम सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, ठीक, हमारी जो बॉडी है उसको हम सबसे पहले एक बिल्डिंग से कंपेरिजन करते हैं। हम अपनी बॉडी को एक बिल्डिंग से कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंट जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनी होती है। जब हम छोटी छोटी ईंट को जोड़ते जाते हैं तो एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी ईंट को जब हम जोड़ते जाते हैं पूरा एक बिल्डिंग बन जाता है, पूरी एक इमारत तैयार हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो हमारी बॉडी इन छोटी छोटी यूनिट जिसे हम सेल बोल रहे हैं उससे बनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? छोटी छोटी यूनिट्स जिसे हम सेल बोलते हैं उससे बनी होती है। जैसे एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से या ब्रिक्स से मिलकर के बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती है जिसे हम सेल बोलते हैं और हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती है। ठीक है, एक दो तीन चार नहीं, ट्रिलियंस में सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल। तो हम लिख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स composed of small units known as cell। क्या बोलते हैं? हम उसे सेल बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, ये हमने बहुत छोटे क्लासेस से सुना है कि जो बुक्स में लिखा होता है कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन को भी समझते हैं। जो सेल है, सेल इज द structural and functional unit of life। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। हम कह रहे हैं कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ। तो हम क्या क्यों कह रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि तो ये हमारी जो सेल है ये हमारे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है, तो इसलिए क्या बोल कह रहे हैं सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी होती है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। हमने अपनी बात को बताया कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ट्रिलियंस में सेल्स पाई जाती हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सेल क्या कर रही है? हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ। तो हम लिख सकते हैं जो सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं कि क्या करिए? फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स की बनी होती है। ठीक है, लाइक हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के बनी है और ये हमारे स्ट्रक्चर को बना रहा है। सो हम इसलिए बोल रहे हैं सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।
अब बात करते हैं सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की, ठीक है, फंक्शनल यूनिट। चलो अब अच्छे से समझो। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं, मानो कि जैसे हमारी क्या है, हार्ट की सेल्स, अगर हमारी हार्ट की सेल्स मिलकर के काम अगर नहीं करेंगी तो क्या हमारा हार्ट फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारी हार्ट की सेल्स, मानो एक एग्जांपल के लिए, हमारी जो हार्ट की सेल्स है मिल करके जब काम करती हैं तभी हमारा हार्ट फंक्शन कर पाता है, लाइक हार्ट बीट कर पाएगा, हार्ट ब्लड पंप कर पाएगा, ठीक है। तो जो हार्ट की सेल्स है क्या कर रही है, मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो हमारा हार्ट क्या है, वो काम कर पा रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि स्पेसिफिक सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है और वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लाइक हमारी जो ब्रेन सेल्स है, ठीक है, हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं अगर वो मिल करके काम नहीं करेंगी तो क्या हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारी ब्रेन सेल्स क्या करती है, मिल करके जब काम करती है तो हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाता है, ठीक है, ब्रेन फंक्शन कर पाता है। अब लाइक हम मानो कि हमारी जो मसल सेल्स है, ठीक है, मान लो हमारी स्केलेटल मसल सेल है, ठीक है, जब हमारी स्केलेटल मसल सेल्स क्या करती है, मिल करके काम कर पाती हैं, मिल करके काम करती है, तभी हमारा जो मसल्स में क्या होता है, मूवमेंट हो पाता है, ठीक है, मसल्स में तभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और तभी हम मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स होती है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है और तभी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो काम कर पाते हैं, ठीक है, अपना जो है वो काम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारी जो हार्ट सेल्स हैं, जब वो काम करती हैं तो हमारा हार्ट फंक्शन कर पाता है, लाइक हमारी ब्रेन सेल्स है, जब वो मिल करके काम करती है तो हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाता है। हमारी स्केलेटल मसल सेल्स हैं, जब वो मिल करके काम करती है तो हमारे मसल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तभी हम मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेल्स हमारी बॉडी में वो मिल करके काम करेंगी और हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिख सकते हैं हम, स्पेसिफिक सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। जो स्पेसिफिक सेल्स होंगे हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं, काम कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको, सेल को हम क्यों कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रहा है। ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है बहुत सारी सेल्स की बनी होती है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर को बना रहा है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर के बनी है। अब वो फंक्शनल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। हमने देखा कि जैसे हार्ट सेल्स हैं, हार्ट सेल्स जब काम करती है तो हमारा हार्ट क्या करता है, काम कर पाता है, ठीक है। और जैसे हमारी ब्रेन सेल्स हैं, जब ब्रेन सेल्स मिलकर के काम करती है तो हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाता है। हमारी मसल सेल्स हैं, जब मिलकर के काम करती है तो हमारी मसल्स में मूवमेंट हो पाती है। तो ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होंगे आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होंगे आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और एक होंगे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स बॉडी composed of composed of only one cell, ठीक है। जब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी केवल एक सेल की बनी है, ठीक है, ओनली वन सेल प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो हम उसे बोलेंगे क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी होगी, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म
organisms body organisms body composed of organism body composed of many cells ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी बहुत सारे सेल से मिलकर के अगर बनी होगी तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल प्रेजेंट होगी, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी केवल एक सेल से मिलकर के बनी होगी, उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे है अमीबा। ठीक है, जैसे क्या है स्टूडेंट्स, अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, केवल एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स में आता है, केवल इसमें एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल सेल की पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे है डाइएटम। डाइएटम ये भी क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, केवल एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डाइएटम हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, हमें लिखते हैं। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हो गए प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स की और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं इनमें। तो इसके एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स और एनिमल्स। और यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हो गए अमीबा, बैक्टीरिया, डाइएटम, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ और बातें करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, वो एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो पूरा कैपेबल होता है सारी लाइफ की एसेंशियल एक्टिविटीज और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो एक सिंगल सेल है वो पूरी अपनी जो उसकी एक सिंगल सेल को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जितनी भी लाइफ की एसेंशियल एक्टिविटी, जरूरी एक्टिविटीज होती है, वो एक सिंगल सेल में परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो एक सिंगल सेल सारी लाइफ की एक्टिविटीज कर सकता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, जैसे मानो कि रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो वो एक सिंगल सेल पूरी अपनी एसेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, एक सिंगल सेल में ये सारी एक्टिविटीज हो जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंगल सेल, तो हम लिख सकते हैं सिंगल सेल इज capable of performing all single cell is capable of performing all essential life activities या फंक्शन। ठीक है, जो सिंगल सेल होता है वो केपेबल होता है सारी एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मानिए कि अमीबा है। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल की बॉडी होती है। ठीक है, केवल एक सेल है, वो पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, समझो सिंगल है सेल है तो समझो पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो क्या करता है ये डाइजेशन भी कर लेता है। ये क्या कर लेगा, डाइजेशन भी कर लेगा, और क्या कर लेगा, एक्सक्रीशन भी कर लेगा, एक्सक्रीशन भी कर लेगा, रेस्पिरेशन भी कर लेगा, रेस्पिरेशन भी कर लेगा, और क्या कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा, और क्या करेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा। तो ये सारी क्या है, एक्सेट्रा लिखिए। ठीक है, और क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, फंक्शंस है। ये सारे क्या है, लाइफ को बनाए रखने के लिए ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइजेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फंक्शंस है, और एक ये सिंगल सेल जो है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया सिंगल सेल ऑर्गेन, उसका एग्जांपल हमने देखा। ऐसे ही बैक्टीरिया भी कर सकता है, ऐसे ही डाइटम भी कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज या फंक्शंस। ठीक है, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है एक सिंगल सेल, अपने आप को बनाए रख। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो सिंगल सेल होते हैं उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों होती है? अभी हमने देखा कि एक सिंगल सेल किसी पे डिपेंड नहीं है, वो एक सिंगल सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो सारी जितनी भी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए वो सारे कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या करा, क्या वो किसी पे डिपेंड है? नहीं डिपेंड है, नहीं डिपेंड है ना। तो क्या होता है कि सिंगल सेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली वो अपने सारी अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं जो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल सिंगल सेल हैज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिख सकते हैं नॉट डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो सिंगल सेल की क्या होती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो एक सिंगल सेल ही अपने आप में खुद में एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म होता है और वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है, इंडिपेंडेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे से सुनिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सेल की हिस्ट्री। सबसे पहले सेल को सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया और स्टडी किया किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया यानी देखा और फिर उस पर स्टडी की, ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व एंड स्टडी फर्स्ट सेल, ठीक है। तो किसने? 1665 में उन्होंने ये काम किया, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया, देखा और फिर उस पर स्टडी की 1665। ईयर है ये 1665 क्या है? ईयर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया और स्टडी। सबसे पहले से उन्होंने क्या लिया? एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। अब आप कहेंगे ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक टिश्यू होता है जो ट्री की बार्क में पाया जाता है। ट्री की बार्क यानी कोई छाल होती है ना पेड़ की, जो पेड़ की छाल होती है, जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसमें एक क्या होता है? उसमें एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। तो इन्होंने क्या किया? उस कॉर्क टिश्यू का एक थिन स्लाइस लिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उन्होंने ले लिया और इनके पास एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। प्रिमिटिव यानी पुराना टाइप का इनके पास माइक्रोस्कोप था। इस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में इन्होंने इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व, जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन्होंने लिया था, उन्होंने इनके पास जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था ने इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इन्हें क्या देखने को मिला? इन्हें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स यानी डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, ठीक है। तो इन्होंने इसको कहा कि ये सेल है, ठीक है, इन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। बेसिकली ये जो देख रहे थे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक डेड सेल, ठीक है, ये डेड सेल को देख रहे थे। और इन्हें जो देखने को मिल रही थी वो प्लांट की सेल वॉल, जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे ना, वो क्या थी? प्लांट की सेल वॉल इन्हें देखने को मिल रही थी और ये डेड सेल को देख रहे थे, ठीक है। और ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन्हें देखने को मिल रहे थे, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन्हें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। ऐसे डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स यानी मधुमक्खी की छत्ती जैसे हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स इन्हें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का नाम रख दिया क्या? सेल। इन्होंने इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को कहा कि ये सेल है। अब ये सेल वर्ड जो है इन्होंने कहाँ से लिया? इन्होंने सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया जिसे हम बोलते हैं सेलुला, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है, उन्होंने सेल वर्ड यहीं से लिया। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट, ठीक है। सेलुला का मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स या कंपार्टमेंट्स। सेलुला एक लैटिन वर्ड, ठीक है। इन्होंने जो यूज मतलब जो सेल वर्ड यूज किया वो यही सेलुला वर्ड से लिया, ठीक है। इस बॉक्स स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा सेल्स, ठीक है। इन बॉक्स स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा? सेल्स। तो इस सेल्स का जो सेल्स नाम दिया इस बॉक्स स्ट्रक्चर को उन्होंने, वो कहाँ से यूज किया? एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट। और
ही ऑब्जर्व डेड सेल, तो हमने आपको बता दिया कि वो क्या देख रहे थे, वो डेड सेल को देख रहे थे। बेसिकली उन्हें प्लांट की सेल वॉल देखने को मिल रही थी, ठीक है, वो प्लांट की सेल वॉल देख रहे थे। और देख लेते हैं क्या लिखा है। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड फर्स्ट सेल, ठीक है, ये हमने देख लिया। ही वाज ऑब्जर्विंग थिन स्लाइस ऑफ और अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है, उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उनके पास पुराना टाइप का, तो उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया थिन स्लाइस ऑफ और को। ही ऑब्जर्व बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्होंने उसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा, डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स थे, और उसको नाम दे दिया सेल्स का। सेल वर्ड कहाँ से लिया इन्होंने, एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट। ही ऑब्जर्व दैट। चलिए हम इतनी बातें हमने कर ली, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, समराइज कर देती हूँ, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था और स्टडी किया था उस पे, ठीक है। उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, ठीक है, कॉर्क एक टिश्यू होता है जो ट्री की बैक में पाया जाता है, और इसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, उनके पास प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। उन्हें उन्हें देखने को मिला कुछ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स उन्हें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। बेसिकली ये डेड सेल देख रहे थे, तो इन्हें जो देख रही थी बॉक्स स्ट्रक्चर वो प्लांट की सेल वॉल थी, ठीक है। इन जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर थे इन्हें क्या बोला इन्होंने, सेल्स नाम दे दिया, ठीक है। और ये सेल्स जो नाम दिया था वो कहाँ से इन्होंने लिया था, वो एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया था। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब अब आगे बढ़ते हैं। जो पहला लिविंग सेल, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो डेड सेल देखी थी, तो जो पहला लिविंग सेल इन्होंने देखा था वो ल्यूवेनहॉक, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप के नीचे पहला लिविंग सेल जिन्होंने देखा था वो थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ही वाज ऑब्जर्विंग मूविंग सेल्स या लाइव सेल्स। मूविंग सेल्स या लाइव सेल्स को देख रहे थे, जैसे कि प्रोटोजोआन सेल, स्पर्मेटोजोआन यानी स्पर्म सेल्स, आरबीसी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या थे, लाइव सेल्स थे, मूविंग सेल्स, ठीक है, जिंदा सेल्स थे। तो ये क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोप के नीचे लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा सबसे पहले, लाइक प्रोटोजोआन सेल, स्पर्मेटोजोआन सेल, बैक्टीरिया हो गया, आरबीसी एक्सेट्रा, और भी सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो क्लियर हो गया आपको। जो पहला लिविंग सेल था, लिविंग सेल की बात हो, ठीक है, यहाँ गलती मत करना। जो सबसे पहला सेल देखा था उसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है, और वो बेसिकली क्या देख रहे थे, वो डेड सेल देख रहे थे। जो पहला लिविंग सेल यानी लाइव सेल या जिंदा सेल को जिन्होंने देखा था वो थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, और इन्होंने ऑब्जर्व किया था मूविंग सेल या लाइव सेल्स को, जैसे कि प्रोटोजोआन सेल, स्पर्मेटोजोआन सेल, बैक्टीरिया हो गया, आरबीसी हो गया, एक्सेट्रा, और भी लाइव सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों ने मिलकर के दी थी, एक थे मैथियास स्टीडन साहब और दूसरे थे थियोडोर श्वान साहब, ठीक है। मैथियास स्टीडन ने 1838 में दी थी और थियोडोर श्वान ने 1839 में। जो मैथियास स्टीडन साहब थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट, और थियोडोर श्वान साहब थे वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, मैथियास स्टीडन और थियोडोर श्वान ने मिल करके दी थी। और जो मैथियास स्टीडन साहब थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट, और थियोडोर श्वान साहब थे आपके जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। पहले यहाँ पर जर्मन की जगह यहाँ पर पुरानी एनसीईआरटी में ब्रिटिश था, अब चेंज कर दिया गया है नई एनसीईआरटी में यहाँ पर जर्मन। तो जो आपकी सेल थ्योरी है दो साइंटिस्टों ने मिलकर के दी, मैथियास स्टीडन साहब ने 1838 में और थियोडोर श्वान साहब ने 1839 में। और जो स्टीडन साहब थे वो थे बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, और थियोडोर श्वान साहब थे आपके जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो स्वीडन साहब थे वो थे बॉटनिस्ट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्लांट्स पे वर्क किया, ठीक है, बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स पे क्या किया, काम किया। और उन्होंने बताया कि जो प्लांट की बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स, दीज आर कलेक्टिवली फॉर्म प्लांट टिश्यू। उन्होंने बताया कि जो प्लांट बॉडी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। वो जो प्लांट बॉडी होती है बनी होती है मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, और ये सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, सेल्स मिलकर के प्लांट टिश्यू फॉर्म करती है, ठीक है। अब देखिए देखो ऐसे देखते हैं, प्लांट बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या होगा, रूट वाला पार्ट होगा, शूट वाला पार्ट होगा, लीफ वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो जो रूट वाला पार्ट है मान लो उसमें स्टोरेज करनी है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की अलग टाइप्स की सेल्स पाई जाएंगी। मान लो शूट वाला पार्ट है, उसमें क्या करना है, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वाटर और फूड को लेकर के जाना है, ठीक है।
तो क्या होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाली सेल्स होगी, यानी जाइलम फ्लोएम होगा, ठीक है, जाइलम फ्लोएम सेल्स होंगी। अब मान लो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनको क्या करना है, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होंगी, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, प्लांट्स की स्टडी की और बताया कि जो प्लांट बॉडी होती है इज कम्पोज्ड ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स। प्लांट्स में बहुत अलग अलग टाइप्स की सेल्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। प्लांट बॉडी मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स की बनी होती है और ये सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, प्लांट की टिश्यू को बनाती है। टिश्यू को हम जानते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। जब सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो ये सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स जो सेम टाइप की सेल्स मिलकर के प्लांट टिश्यू को बनाती हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको, प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स। जो प्लांट बॉडी है वो जो होगी मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे टाइप्स की सेल्स उसमें प्रेजेंट होगी और ये सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगी, प्लांट की टिश्यू को बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो श्वान साहब थे वो थे जूलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की, ठीक है, एनिमल्स पे तो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने प्लांट्स पे भी स्टडी की, ठीक है। उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और देखा और प्रपोज किया कि जो एनिमल सेल होते हैं, तो श्वान साहब ने क्या किया, बहुत सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और प्रपोज किया कि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है, ठीक है। जो एनिमल सेल होती है उसमें एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है, थिन आउटर लेयर, बाहर की तरफ एक थिन लेयर पाई जाती है, थिन आउटर लेयर, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो श्वान साहब थे उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और प्रपोज किया कि जो एनिमल सेल होती है वो उसमें एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन्होंने प्लांट्स पे भी काम किया और प्लांट्स पे बताया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, प्लांट्स में यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट, ठीक है। इन्होंने दो बातें बताई, एक एनिमल सेल के बारे में बताई और एक प्लांट सेल के बारे में बताई। जो श्वान साहब थे उन्होंने दो बातें बताई, एक एनिमल सेल के बारे में और एक प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल के बारे में बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसमें एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल होती है उसके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। और श्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस की थी, ठीक है। श्वान साहब ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस की। उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स या मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो सेल्स से और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स और उसके प्रोडक्ट्स क्या चीज है, ठीक है। जो सेल्स होती है हमारी, मान लो हमारी बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई भी एनिमल है, प्लांट है, उसकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें सेल्स क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। जैसे कि मान लो सेल्स फैट बना रही हैं, प्रोटीन बना रही हैं, एंजाइम्स बना रही हैं, हार्मोन्स बना रही है, तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, सेल्स के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। मान लो प्लांट सेल है तो वो सेल वॉल को भी बनाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे क्या है, सेल के प्रोडक्ट्स है। तो हमारी बॉडी केवल सेल से तो मिलकर के बनी नहीं होती है, केवल सेल थोड़ी ना प्रेजेंट होती है, सेल के प्रोडक्ट्स भी तो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम्स, फैट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स और हार्मोन्स, ये सारी चीजें भी तो प्रेजेंट है हमारी बॉडी, इनसे भी तो मिलकर के बनी हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट्स यानी, समझ में आ गया आपको, प्रोडक्ट्स यानी कि तो सेल जो प्रोडक्ट्स बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, फैट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें, प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी बनाएगी, ठीक है, सेल। तो ये सारे क्या होगा, ये सारे सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी सेल से और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है। इतना समझ में आ गया, आप आगे बढ़ते हैं। तो जो स्वीडन साहब थे और श्वान साहब ने दोनों ने मिलकर के क्या की, सेल थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है। बोथ ऑफ देम प्रपोज था सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, ठीक है, इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था कि ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि नई सेल्स आती कहाँ से, ठीक है। ड्रॉबैक क्या था कि दैट सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर न्यू सेल्स अराइजेस या कम्स। सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं, ठीक है? नए सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सेल थ्योरी बता नहीं पाई थी।
तो इस सेल थ्योरी का ये ड्रॉबैक रहा था। ठीक, फिर आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट, आए रुडोल्फ वर्चाउ जी। 1855 में उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया कि जितने भी सेल्स होती हैं, ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। जो नई सेल्स होती है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल्स यानी जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उससे आती है सेल डिवीजन के थ्रू। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ से नई सेल्स बनेंगी। ठीक है, ये प्री एक्सिस्टिंग सेल्स है और ये नई सेल्स है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स आर राइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एक्सिस्टिंग यानी जो सेल्स पहले से प्रेजेंट है वहां से नई सेल्स आती है सेल डिवीजन के थ्रू। जो पुरानी सेल्स होती है उसमें सेल डिवीजन होता है और फिर उस पुरानी सेल से सेल डिवीजन होने के बाद नई नई सेल्स बनती है। ठीक है, इसी को उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो इसी को उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, यानी कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेल लीनिएज। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट्स देखते हैं सेल थ्योरी के। ठीक है, तो सेल थ्योरी किसने किसने दी थी, नीडन ने दी थी, वुहान ने दी थी और वर्चाउ, रुडोल्फ वर्चाउ ने इसको मॉडिफाई किया था। तो हम तीनों साइंटिस्ट का इसमें नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सेल थ्योरी में इन तीनों साइंटिस्टों का नाम आ जाएगा, नीडन, शान और वर्चाउ। ठीक है, तो जो आपकी मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, के मेन पॉइंट्स थे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं। अभी हमने बताया जो सेल्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो सेल्स जो प्रोडक्ट्स बनाती है हमारी बॉडी में, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी क्या है, हमारे सेल के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स भी प्रेजेंट है और उनके प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है। तो हमने ये देखा। अब दूसरा पॉइंट ये है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ठीक है, ये पॉइंट किसने बताया, रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया था। ठीक है, सेल थ्योरी को जब मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्चाउ ने, तो ये पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है बाय सेल डिवीजन। ठीक है, जो पुरानी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें सेल डिवीजन होता है और उससे नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, वहां से नई सेल्स आती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या है, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेन, जैसे कि मान लीजिए हम हमारी बॉडी है। ठीक है, हमारी बॉडी है, हम काम, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो किसका रिजल्ट होता है, हमारी सेल्स का। जब हमारी सेल्स काम करती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो किसका आउटकम होता है, सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, तो किसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स पाई जाती हैं, उन जो इंटरेक्ट करती हैं, एक्टिविटी करती हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कर पाता है। ठीक है, लाइक मान लो एक एग्जांपल के लिए कि हम मान लो कोई कोई पर्सन है वो भाग रहा है। ठीक है, वो जोर जोर से भाग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब तक कोई पर्सन जोर जोर से भाग रहा है, ठीक है, मान लो जोर जोर से वो भाग रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी मसल सेल्स जो है वो काम कर रही हैं, उसके साथ-साथ उसकी जो ब्रेन सेल्स हैं, क्या कर रही है, वो भी काम कर रही है, वो कोऑर्डिनेशन बैठा रही है, उसकी जो हार्ट सेल्स है कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप कर रही हैं और जो आपकी लंग्स हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रही हैं, ये जो सारी सेल्स हैं ये मिल करके एक साथ क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, तभी एक पर्सन क्या कर रहा है, रन कर पा रहा है। ठीक है, एक पर्सन भाग पा रहा है। ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होती हैं, जब वो इंटरेक्ट करती हैं और एक्टिविटीज करती हैं, तो उसका जो आउटकम निकलता है वो एक ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज होती है। ठीक है,
हम काम तभी कर पाते हैं क्योंकि हमारी सेल्स काम करती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की, ठीक है। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। वायरस जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। वायरस जो है इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। वायरस सेल्स का बना हुआ तो होता नहीं है, ठीक है। वायरस इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। वायरस जो है एक सेल से कम की बॉडी होती है, ठीक है। एक सेल से बहुत कम होता है उसमें। जब वो हमारी बॉडी के बाहर होता है तो क्या होता है, डेड होता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, ठीक है। तो वायरस क्या है, सेल्स का बना नहीं होता है, तो ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, ठीक है। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। वायरस में क्या होता है, एक बाहर एक प्रोटीन का कवर होता है, प्रोटीन का कैप्सिड होता है, और बाहर क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन का कोट पाया जाता है, और अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में चाहे डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो जो वायरस है आपका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। वायरस सेल का नहीं बना होता है। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है, ठीक है। बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है वायरस में, और अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो जो एक्सेप्शन है आपको वायरस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।